So hello everyone and once again a very warm and hearty welcome to my YouTube channel Destination Success। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये क्लास 12th के हिस्ट्री की है, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है सेकेंड टर्म के सिलेबस में, उसी के ऊपर ये वीडियो है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है एंड एज यू ऑल नो हिस्ट्रीज़ बहुत बड़ी होती हैं, तो इस चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको समझने में भी ईजी हो जाए और चैप्टर समझ में भी आ जाए। तो ये हमारा पहला पार्ट है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये नोट्स आपके लिए प्रोवाइड मैंने करवा दी हैं और बहुत ही इजी आपको समझ में भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है हमारा शासक और विभिन्न इतृत्व, मतलब जितने भी शासक हमारे उस टाइम के थे और जो भी अलग अलग उन्होंने कानून बनाए थे, जिस तरीके से उन्होंने अपने शासन को चलाया था, उसी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो मुगलों के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुगल कौन थे। ये काफ़ी बारी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मुगल कौन थे। तो मुगल जो थे वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे, मतलब दो महान शासक वंश थे जिनके मुगल वंशज थे। माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे, मतलब माँ की तरफ से कहाँ के थे? चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से जो अब ईरान है और जो वर्तमान का तुर्की है, मतलब आज के टाइम का जिसको हम तुर्की कहते हैं, उनके शासक तैमूर वंश के उत्तराधिकारी थे। तो मतलब पिता की तरफ से कहाँ थे? तैमूर वंश से थे और माता की तरफ से कहाँ थे? ये चंगेज़ खान की तरफ से थे। तो इसीलिए ये क्या थे? एक तरीके से आप कह सकते हो ये मिश्रण थे किसका? चंगेज़ वंश का, मंगोल वंश का और तैमूर वंश का ये मिश्रण थे। उसके बाद आता है हमारा सल्तनत काल। सल्तनत काल क्या है कि दिल्ली पर आपको पता सबसे पहले किसका कब्जा था? सुल्तानों का कब्जा था, जिसमें हमने 1206 से लेकर 1526 तक का इन लोगों ने कब्जा करा था अपना दिल्ली पर। इसमें अलग अलग इस टाइम में जो भी थे पूरा का पूरा जो शासक काल था, उस टाइम में अलग अलग शासकों ने कब्जा इस पर करा था, राज अपना करा था। सबसे पहले हमारा आया था गुलाम वंश, जो 1226 से लेकर 1290 तक का जिसने अपना शासन करा था। फिर इसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, जिसने 1290 से लेकर 1320 तक अपना कब्जा या फिर राज यहाँ पर करा था। उसके बाद आया था आपका तुगलक वंश और लास्ट आपका था सैयद वंश। सैयद वंश का जो आपका 1414 से लेकर 1451 तक का इसका शासन काल था। उसके बाद आया था आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो सल्तनत काल का आखिरी शासक था, मतलब 1526 में जो था इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था बाबर के साथ। बाबर क्या है? एक मुगल सम्राट है या फिर मुगल शासक कह सकते हो आप इसको। तो इब्राहिम लोदी जो था वो सल्तनत काल का आखिरी शासक था जिसका युद्ध हुआ बाबर के साथ दिल्ली में। ये युद्ध कहाँ हुआ आपका? दिल्ली में। दिल्ली पे ही कब्जा करने के लिए इन लोगों ने क्या करा? लड़ाइयाँ करी। तो दिल्ली में जब ये युद्ध हुआ, इसको हम प्रथम पानीपत का युद्ध भी कहते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ था इसका बाबर के साथ, इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी की मृत्यु के साथ साथ जो आपका ये सल्तनत काल था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया था। दिल्ली में सल्तनत को छोड़कर फिर किसका वंश चला था? आपका मुगलों का वंश चलने लगा था। सबसे पहला जो आपका मुगल सम्राट था वो कौन था? आपका बाबर था। इब्राहिम लोदी हार गया और नया वंश मुगल काल शुरू हुआ, मतलब जो ये सल्तनत काल था ये ख़त्म हो चुका था इब्राहिम लोदी के मरते के साथ ही, और जो मुगल काल था वो आपका शुरू हो गया था। मुगल काल कब से कब तक चला? आपका 1526 से लेकर 1857 तक आपका ये काल चला था। कहाँ पर चला था? दिल्ली में। दिल्ली के अलावा भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे इन्होंने कब्जा करा था, पर जो मेन लड़ाई थी वो इनकी किसके ऊपर थी? दिल्ली के ऊपर थी। उसके बाद हमारा आता है कि मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त मानते थे। मतलब जो ये मुगल सम्राट थे इनका ये मानना था कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा विशाल हैं, बड़े हैं और विजेतीय हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हर युद्ध को जीतने वाले ये हैं। मुगल शासकों ने अपना राजवंश का इतिहास दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखवाया। मतलब ऑफकोर्स सी बात है, जब इन्होंने शासन करा तो इन्होंने क्या करा? अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए उन्होंने क्या करा? अपना राजवंश लिखवाना शुरू करा। राजवंश मतलब अपने ही बारे में इन्होंने किताबें लिखवानी शुरू करी, लोगों को बताने के लिए चीज़ें लिखवानी शुरू करी। लिखवाई किसके द्वारा? इन लोगों ने दरबारियों के द्वारा, मतलब जो लोग इनके दरबार में रहते थे, जिन पे इनको भरोसा था, उसी के द्वारा इन लोगों ने अपना राजवंश लिखवाना शुरू कर दिया।
पर ये जो राजवंश है ना, इसको हम 101% प्योर या एक्यूरेट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जो भी दरबारी थे वो कहाँ के थे? उसी राजा के दरबार के थे। तो ऑफकोर्स ही बात है, इनके पास इतना अधिकार नहीं था कि ये राजा के खिलाफ कुछ भी लिख पाए। मतलब राजा अगर गंदा भी है, वो अच्छा नहीं है, तब भी ये राजा के खिलाफ कुछ और नहीं लिख सकते। इन्हें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही उसमें लिखनी होती थी। तो जो भी ये राजवंश लिखे हुए थे ना, ये पूरे के पूरे सच इनको नहीं माना जा सकता। उसके बाद हमारा आता है कि इन विवरणों से बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा मिलता है। मतलब जो भी इन्होंने राजवंश लिखवाए थे, इससे क्या पता चलता है हमें कि राजा के समय में जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी क्रियाएं हुई थी, सबके बारे में हमें इन राजवंश से पता चलता है। इन लेखकों ने उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों की कई जानकारी इकट्ठा की। यह जानकारी शासक के लिए शासन में मदद करती थी। मतलब जो भी जानकारी इन लोगों ने इकट्ठी करी थी महाद्वीपों के बारे में और बाकी क्षेत्रों के बारे में, उसका फ़ायदा किसको हुआ? शासक को हुआ। मतलब जो भी शासक करता था, जो भी राजा था, उसको इस सबका बहुत फ़ायदा हुआ। वो उसको पता चल गया कि हाँ, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र इतना फैला हुआ है, मुझे इस पर ऐसे कब्जा करना है। उसके बाद हमारे आते हैं क्रॉनिकल्स। ये थोड़ा एस आपका छुप गया है, ये एस है। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? जिनको हम इतिहास या इतृत्व भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे 1 या 2 नंबर में पूछ ले जाता है कि क्रॉनिकल्स क्या होते हैं। तो अंग्रेज़ी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने के द्वारा शैली को दिया गया नाम है। क्रॉनिकल्स क्या है? एक अंग्रेज़ी नाम दिया गया है, जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में या फिर आप मुगलों की भाषा में इतृत्व कहते हो। तो ये क्या होते हैं कि मतलब जो भी किसी इतिहासकार के बारे में या फिर जो भी किसी शासक के बारे में कोई भी बुक लिखी हुई होती है, कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है, उसको हम इतृत्व कहते हैं। और इसी इतृत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉनिकल्स। मुगल काल में इतिहास को लिखने में ये इतृत्व काफ़ी सहायक स्रोत थे। मतलब मुगल काल के बारे में जो भी जानकारी मिली है, हमें कहाँ से मिली है? इन इतृत्व से मिली है, जो कि शासकों ने ही अपने द्वारा लिखवाए थे। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से मुगल शासन। मुगल शासन क्या था? बेसिकली आपको पता होना चाहिए, इसमें बहुत सारे शासक थे। जैसे कि आपने पहले क्लास में ही पढ़ा होगा कि मुगल शासन में काफ़ी सारे शासक थे, बट आपको यहाँ पर सारे याद नहीं करने हैं। मेन जो आपके 2 से 3 हैं, आपको सिर्फ वही याद रखने हैं और उन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट, वही आपको याद रखनी है। सबसे पहला हमारा आता है कि मुगल शासक और उनका साम्राज्य, कि मगर मुगल शासक कैसे थे और उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। जो मुगल थे उनका नाम मंगोल से आया था। ये अपने आप को मुगल नहीं कहते थे, और जो ये मुगल नाम था, ये अंग्रेज़ों के द्वारा इनको दिया गया था। इन्होंने अपना नाम मुगल नहीं रखा था, ये अपने आप को मंगोल ही कहते थे। और जो मंगोल शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। अब जैसे मैं आपको ऊपर बताया कि मुगल नाम किसने दिया था? इनको अंग्रेज़ों ने दिया था। और ये जो मंगोल नाम था, ये इन्होंने खुद को दिया था और ये अपने आप को मंगोल ही कहलवाना पसंद करते थे। शासक स्वयं को तैमूरी कहा करते। तैमूरी क्यों? जैसे कि हमने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा कि ये माता की साइड से कहाँ से थे? चंगेज़ खान की तरफ से थे, और पिता की साइड से कहाँ थे? ये तैमूर वंश से थे। तो इसलिए क्या करते थे? ये अपने आप को तैमूरी कहलाना पसंद करते थे। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है मुगल शासक के बारे में। सबसे पहला जो आपका मुगल शासक था वो था आपका बाबर। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि बाबर ने जो इब्राहिम लोदी था उसको हराया था पहले प्रथम पानीपत के युद्ध में, जिसके बाद से जो मुगल साम्राज्य था वो स्टार्ट हो गया था। और जो मुगल साम्राज्य का पहला शासक था वो आपका बाबर था, जिसने 1526 से लेकर 1530 तक पे राज करा था। और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और इसका उत्तराधिकारी जो था वो आ गया था। जो बाबर था उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं यहाँ पर कि जो पिता था उसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर का वंशज था। और जो माता थी उसकी थी कुतलुग निगार खानम। तो ये इसकी माता का नाम था, जो कहाँ से थी? चंगेज़ खां के वंश से थी। इसके बाद का इम्पोर्टेंट है आपका इसके लिए कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और सल्तनत वंश जो वो ख़त्म हो गया था और जो मुगल वंश था उसकी शुरुआत हो गई थी। इसमें बाबर जीता और पहली बार इस युद्ध में क्या हुआ? तोप का इस्तेमाल हुआ था। तोप और जो गोला बारूद होता है ना, उसका इस्तेमाल पहली बार इतिहास में बाबर के वंश में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपसे कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि पहली तोप का इस्तेमाल किस युद्ध में हुआ था, तो आपको बताना पड़ जाएगा उसमें कि जो पहली तोप का इस्तेमाल था, जो पहला गोला बारूद युद्ध था, वो बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था प्रथम पानीपत का, उसमें हुआ था।
उसके बाद जब बाबर मर गया तो उसका उत्तराधिकारी जो था हुमायूं, वो आपका शासक बन गया। बाबर के बाद या बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। उसका शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक चला। 40 के बाद 1540 में क्या हुआ? अफगान नेता शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ, जिसमें जो शेर शाह सूरी था उसने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं ने क्या करा? वो ईरान की साइड भाग गया। जैसे कि आपका जो भारत का मैप होता है, जैसे ये आपका भारत का मैप है, पहले जो ये पाकिस्तान का साइड का इलाका था वो भी इंडिया में ही शामिल था, जो पाकिस्तान का साइड का इलाका था वो भी इंडिया में ही शामिल था। तो जब इसका हुमायूं का युद्ध हुआ शेर शाह सूरी के साथ, जिसको हम शहनशाह सूरी भी कहते हैं, जब इसके साथ इसका युद्ध हुआ तो उसने क्या करा? क्योंकि ये युद्ध में हार गया तो अपनी जान बचाने के लिए इसने क्या करा? ये ऊपर की साइड, ईरान की साइड भाग गया। और कुछ साल बाद 1555 में ये वापस आ गया और इसने वापस अपने कब्जा दिल्ली पर कर लिया। और कब्जा करने के एक साल बाद 1556 में 1556 में ये वापस मर गया। 1555 में हुमायूं ने शहनशाह सूरी को पराजित किया। सूर तो नहीं लिखेंगे, सूरी लिखेंगे। शहनशाह सूरी को पराजित किया और एक वर्ष बाद 1556 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये जो युद्ध था इसका शेरशाह सूरी के साथ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस ज़्यादा इसमें आपसे और कुछ नहीं पूछा जाता। उसके बाद जब 1556 में हुमायूं मर गया तो उसका उत्तराधिकारी जो अकबर था वो आपका शासक बन गया था। अकबर का पूरा नाम, सबने जोधा अकबर फिल्म भी देखी होगी, जोधा अकबर सीरियल आता है वो भी देखा होगा। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये उसका पूरा नाम था, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक चला था। अकबर जो था अपने समय का बहुत ही महान शासक था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही तेज दिमाग शासकों में से एक था ये, जिसने 13 साल की अल्प आयु से, मतलब 13 साल बहुत एक छोटी आयु होती है एक बच्चे के लिए, हम तो खैर बहुत ही छोटे 13 साल की उम्र में, जिसको कुछ भी नहीं पता था दुनियादारी के बारे में, और अकबर जो था उसने 13 साल की उम्र में राजगद्दी भी संभाल ली थी। सोचो कितना पावरफुल होगा फिर ये। उसने अपने क्या करा? साम्राज्य का विस्तार करा। जो भी साम्राज्य उसको मिला था अपने वंशज से, मतलब अपने वंशों से, पूर्वजों से, उसने क्या करा? उसका विस्तार करना शुरू करा। साम्राज्य को मजबूत बनाया और समृद्ध बनाया। समृद्ध मतलब सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हो आप एक तरीके से। इसने साम्राज्य को इतना अच्छा स्थापित कर लिया कि कोई भी जो लड़ाई थी वो अपने टाइम पर नहीं हारता, मतलब हारा था बट मोस्टली लड़ाइयाँ इसने जीती थी। उसके बाद साम्राज्य हिंद कुश पर्वत तक उसने फैला लिया था। पर्वत जो हिंद कुश पर्वत है उसने साम्राज्य वहाँ तक फैला लिया था। उसके बाद जब अकबर की मृत्यु हुई तो अकबर का जो उत्तराधिकारी था जहांगीर, वो आपका शासक बना। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक अपना वंश जो था वो चलाया था। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जहांगीर के बारे में, इस ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई तो उसका उत्तराधिकारी बना आपका शाहजहां। अब देखो एक बार हल्का सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शासक कौन था आपका? बाबर था। बाबर मरा तो कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं मरा तो कौन आया? अकबर आया। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर था। और जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां को सबको पता होगा आपको, जिसने अपनी मुमताज़ के लिए या अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया, शाहजहां वही था। शाहजहां का शासनकाल था 1628 से लेकर 1658 तक इसका शासनकाल चला था। 1657 से लेकर जब मतलब अपने मरने से कुछ एक साल पहले क्या हुआ, शाहजहां के जितने भी बेटे थे उनके बीच में उत्तराधिकारी का जो पद था, मतलब राजा बनने के लिए इसके सारे बेटों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें क्या हुआ, जो उसको औरंगजेब था, वो औरंगजेब शाहजहां का बेटा था जो जीत गया था जंग, और इसने बाकी के जो 3 भाई थे उसके सबकी मृत्यु कर दी थी सिर्फ एक उत्तराधिकारी के पद को जीतने के लिए। और जब इसने उत्तराधिकारी का पद जीत लिया और मतलब अपने भाइयों को मारकर उत्तराधिकारी ये बन गया, तो इसने क्या करा, अपने ही बाप को शाहजहां को क्या करा, उम्र कैद की सज़ा दे दी। और उम्र कैद के दौरान ही जेल, आगरा की ही जेल में जहाँ उसने ताजमहल बनवाया था, आगरा की ही जेल में 1658 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां की मृत्यु के बाद जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो जंग हुई थी उसमें औरंगजेब जीत गया और उसके बाद जो मुगल शासक था वो औरंगजेब बन गया। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक अपना शासन चलाया था। औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे शासक आए थे जो, जैसे कि आपके काफ़ी सारे शासक थे जो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासन था वो धीरे धीरे घटता चला गया, जो भी इनका एरिया था या जो भी इनका क्षेत्र था वो कम होता चला गया और ये युद्ध में हारते चले गए।
औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक आए वो इतने पावरफुल नहीं थे जो मुग़ल सल्तनत को और विस्तार से बढ़ा सकें, इसलिए हम सिर्फ औरंगज़ेब तक ही पढ़ते हैं और आपकी एनसीईआरटी में भी औरंगज़ेब तक के बारे में ही दिया हुआ है। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद राजवंश की शक्ति घटने लगी। जैसे मैंने आपको बताया, पावरफुल राजा इतने नहीं थे कि वो अपने राज्य का विस्तार कर पाएँ, तो जो भी राजवंश था वो घटता चला गया। और 1857 में क्या हुआ, इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र II को अंग्रेज़ों ने उखाड़ फेंका। मतलब बहादुर शाह जफ़र जो था वो आखिरी शासक था मुग़ल साम्राज्य का या मुग़ल वंश का, जिसकी अंग्रेज़ों के साथ जब युद्ध हुआ तो वो ये हार गया और जो मुग़ल सल्तनत था या जो मुग़ल वंश था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें इतृत्व की रचना। इतृत्व हमने पहले ही पढ़ा। इतृत्व क्या होता है, एक तरीके का इतिहास होता है जो कि राजाओं के बारे में लिखा हुआ होता है। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका है। तो देखते हैं इतृत्व क्या होता है। इतृत्व वह लेख होता है जिनसे किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता चलता है। मतलब कोई भी जो क्षेत्र है उसके इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है, उसके लेखों से, जिसको हम क्या कहते हैं, इतृत्व कहते हैं। एक तरीके से आप इसको मैप भी कह सकते हो किसी भी जगह का, जिसके थ्रू आपको कोई भी जानकारी मिलती है कि कोई क्षेत्र कैसा है, कितने वर्ग का है, उस पर क्या शासन चला, किसने शासन चलाया, सब कुछ। मुगल साम्राज्य के सभी इतृत्व पांडुलिपियों में लिखे गए हैं। मतलब पांडुलिपियों के द्वारा हमें ये मिले हैं। किसके इतृत्व, मुगल साम्राज्य के इतृत्व। उसके बाद हमारा आता है दरबारी इतिहासकार। दरबारी इतिहासकार का था, मुगल इतृत्व को लिखने वाले लेखक दरबारी लेखक होते थे। मतलब जो मुगल जो इतृत्व लिखे गए थे वो किसने लिखे थे, दरबारी लेखकों ने लिखे थे। मतलब वही लेखक जो किसी राजा के, किसी शासक के दरबार में बैठते थे। उन्होंने जो इतिहास लिखा उसे केंद्र बिंदु शासक था। मतलब जो भी इतिहास इन दरबारियों ने लिखा था उसका केंद्र बिंदु क्या था, सेंटर क्या था, उसका राजा था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये दरबारी थे तो इनके पास इतना अधिकार नहीं था कि राजा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिख पाए या राजा के खिलाफ कुछ लिख पाए। इनको क्या करना था, सिर्फ राजा के बारे में अच्छी बातें उसमें लिखनी थी। तो मतलब हम इन इतृत्वों को बिल्कुल 100% सच नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें जो लिखने वाले थे उनके पास इतना अधिकार नहीं था कि वो सच लिख पाए, मतलब कुछ बुरा लिख पाए, सिर्फ उनको अच्छा लिखना था। तो केंद्र बिंदु क्या थी इसमें, शासक, राजा था। जैसे शासक से जुड़ी घटनाएं, मतलब जो घटनाएं होती थी वो, शाही परिवार, उनका परिवार कैसा था, दरबार में कोई भी चीज़ कैसे हो रही थी, उनके युद्ध कितने हुए, किसके साथ हुए, कहाँ कौन जीता, इन सब के बारे में ये इतृत्व लिखे गए थे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है इसमें अकबरनामा जो अकबर ने लिखवाया था, शाहजहान नामा जो शाहजहान ने लिखवाया था, और अलमगीर नामा जो अलमगीर नाम के शासक ने लिखवाया था। ये भी एक मुगल शासक था जिसने अपना राज चलाया था। उसके बाद आती है हमारी भाषा, कि किन भाषा में जो मुगल इतृत्व हैं वो लिखे गए थे, या फिर जो मुगल इतिहास है वो किस भाषा में लिखा गया था। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। मतलब फारसी भाषा का प्रयोग करा गया था सारे इतिहास को लिखने के लिए। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत से सुल्तानों का शासन था, मतलब जब सुल्तानों का शासन आया था, उस टाइम पे क्या था, इस काल में उत्तर भारतीय भाषा को विशेषकर हिंदी एवं फारसी में लिखे गए थे। मतलब पहले उन्होंने फारसी में लिखा, पर जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान आए तो उन्होंने क्या करा, जो भी इतृत्व थे उनको हिंदी में लिखवाया और फारसी में लिखवाया। अकबर ने फारसी को दरबार का मुख्य भाषा बना दिया था, या फिर दरबार की मुख्य भाषा उसने क्या कोशिश कर दी, फारसी। कि मतलब दरबार में जो भी काम होंगे, चाहे वो कानूनी काम है, चाहे वो कोई भी काम है, वो किस भाषा में होंगे, फारसी भाषा में होंगे। अकबरनामा फारसी में लिखा गया, जिसमें मैंने आपको पहले बताया। अकबरनामा क्या था, जो अकबर ने अपना इतृत्व लिखवाया था वो अकबरनामा था। तो अकबर ने अपना इतृत्व किस में लिखवाया, उसने भी अपना इतृत्व फारसी भाषा में ही लिखवाया था। जबकि जो बाबरनामा था, मतलब बाबर के बारे में जो इतिहास था वो किस में लिखा गया था, तुर्की भाषा में वो लिखा गया था। क्योंकि हमने पढ़ा तुर्की की साइड से, वो तुर्की की जो चंगेज़ खां वगैरह का जो वंश था उसकी साइड से थे, तो इसलिए इसने क्या करा, अपना बाबरनामा किस में लिखवाया, तुर्की भाषा में लिखवाया। ये आपको पता होना चाहिए कि जो अकबरनामा है वो किस में लिखा था, फारसी में। जो बाबरनामा है वो किस में लिखा था, तुर्की में। इसी के साथ साथ जो मुगल बादशाह थे उन्होंने जो हमारे हिंदुओं की महाभारत और रामायण थी जो संस्कृत में लिखी गई थी, सबको पता है कि जो हमारी रामायण महाभारत संस्कृत में लिखी गई थी, हमने उसको बाद में हिंदी में और बाकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा था। तो जो महाभारत और रामायण जैसी चीज़ें थी ना, किताबें थी, महाग्रंथ थे, उसको मुगल बादशाहों ने क्या करा, संस्कृत से लेकर उसको भी उन्होंने फारसी भाषा में बदलवा दिया था, कि मतलब आप इसको ट्रांसलेट कर दो किस में, फारसी भाषा में।
उसके बाद महाभारत का अनुवाद रजनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ था। रजनामा क्या था? युद्धों की पुस्तक। इन्होंने नाम दिया था, किसको दिया था? महाभारत को, क्योंकि जैसे आपको पता है महाभारत का जो युद्ध था उसी के बारे में महाभारत की पूरी पुस्तक है। तो मुगलों ने क्या करा, उसको रजमनामा नाम की पुस्तक नाम उसको दे दिया था। उसका रजम नाम का मतलब क्या था? युद्धों की पुस्तक। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है पांडुलिपियों की रचना। तो बेसिकली हमने अब तक पढ़ा कि इतृत्व थे जो किसी क्षेत्र की जानकारी हमें देते थे, किसी राजा के या शासक के बारे में जानकारी देते थे। ऐसे ही हमारा आता है पांडुलिपियों की रचना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आपको कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में देखने को मिले हैं। तो पांडुलिपि की रचना क्या थी? वो सभी लेख जो हाथों से लिखे जाते थे वो हमें पांडुलिपियों की रचना कहलाते थे। इन इतृत्वों की रचना मुगल राजाओं के द्वारा इसलिए करवाई जाती थी ताकि अपने आने वाली पीढ़ी को मुगल शासक के बारे में जानकारी मिल सके। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि पांडुलिपियों की रचना क्या थी, तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि पांडुलिपियों की रचना क्या थी? जो हाथों से लेख लिखे जाते थे उनको हम पांडुलिपियों की रचना कहते थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपसे कि ये रचना क्यों करवाई जाती थी। तो ये रचना बेसिकली वो क्यों करवाते थे? अब देखो, अपने बारे में कोई क्यों लिखवाएगा? इसीलिए ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके हमारे बारे में पता चल जाए। दूसरा, उन्हें हमसे कुछ सीख मिले, उन्हें हमारी जानकारी मिले, हमारे शासनकाल में क्या क्या चीज़ें उन्हें वो पता चल जाए। तो इन्हीं रीजंस की वजह से जो मुगल शासक थे उन्होंने भी अपनी लिपियाँ लिखवाई थी, पांडुलिपियाँ लिखवाई थी, ताकि जो भी आने वाली जनरेशन्स हैं या जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें मुगल शासन के बारे में जानकारी मिल सके, उनके पूर्वज कौन थे, वो किस तरीके से शासन चलाते थे, शासन करते थे, उन सब के बारे में पता चल सके। तो ये आपकी थी पांडुलिपियों की रचना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मुगल चित्रकला, कि मुगल चित्रकला क्या है। मुगल के जो टाइम था, मुगल वंश जो था, उस टाइम पर चित्रकला काफ़ी फेमस थी। मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकला भी शामिल थी। मतलब जो पांडुलिपियाँ राजा लिखवाते थे, शासक लिखवाते थे, उसमें चित्रकला भी शामिल थी। वो बेसिकली करते क्या थे? जैसे ये आपकी एक पांडुलिपि है, इसमें आपके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो क्या करते थे? लिखने के साथ साथ वो उसमें चित्र भी बनवा देते थे ताकि आपको एक दृश्य दिख सके कि किस तरीके से ये चीज़ें होती थी। क्योंकि लिखी हुई चीज़ें फिर भी आपको इतना कुछ दिमाग में घुसाती नहीं है। जो आप चीज़ आँख से देख लो, चाहे फ़ोटो हो चाहे कोई वीडियो हो, तो वो आपको जल्दी समझ में आती हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अपनी पांडुलिपियों में चित्रों को भी शामिल करा। जब इतिहास लिखते समय घटनाओं से संबंधित चित्रों को रखना होता था, मतलब जो भी पांडुलिपि लिखवाते थे उसमें क्या करते थे, जो भी घटनाएं होती थी ना, उन घटनाओं को एक्सप्लेन करते समय क्या करते थे, वो चित्रों को भी शामिल करते थे उसमें। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन करा है। अबुल फजल नाम का एक इंसान था, दरबारी था, इतिहासकार था, जिसने क्या कहा है कि चित्रकारी क्या है, एक जादुई कला है। मतलब एक जादुई तरीके से हम किसी भी चीज़ का वर्णन इसमें कर सकते हैं। अबुल फजल कहता है कि चित्रकला निर्जीव वस्तु को इस रूप में प्रस्तुत करती है जैसे उसमें जीवन हो। मतलब अबुल फजल का ये भी कहना था कि चित्रकला या ड्राइंग क्या करती है, एक निर्जीव वस्तु को भी जीवन दे देती है। मतलब किसी भी निर्जीव चीज़ को देखकर आपको तो लगेगा जैसे उसमें जीवन है। पयाग शाहजहां कालीन चित्रकार था। ये नाम है पयाग शाहजहां, जो एक बहुत ही फेमस चित्रकार था मुगल शासन का। दूसरा, अबुल हसन जहांगीर भी एक इंसान का नाम है जो एक कालीन चित्रकार था मुगल शासक का। तो ये बेसिकली आपके दो नाम थे जो आपको याद रखने हैं मुगल चित्रकला के क्वेश्चन के आंसर देते समय। इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट 1 है, यहाँ पर मैं इसको एंड दे रही हूँ। जो इसके आगे का चैप्टर होगा वो आपको आने वाले अपकमिंग पार्ट्स में मिल जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा या आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू बहुत ही इजीली। ये हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप चाहो तो इनको आप एक बार लिख कर भी ट्राई कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। आपकी नॉलेज जो होगी वो और अच्छी हो जाएगी और ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। होप यू लाइक द वीडियो।